हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर दिल्ली। आज हम एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं जो अब हमारे बीच में नहीं रहे। इतिहास गवाह है, उन्हीं को लोग याद रखते हैं जो बड़ी कुर्बानियाँ दिए हैं। और जब जब मुसीबत आई है, मुसीबत में देश के साथ खड़े रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह सर की, जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया 10 साल तक रहे, फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, आरबीआई के एज गवर्नर भी रहे। और ना केवल इंडिया बल्कि पूरे विश्व में जितनी भी रिस्पेक्टेड और इंस्टीट्यूशंस जो रहे हैं उसमें काम किए, एक अच्छे ओहदे पे रह करके। उनकी बहुत ही फेमस एक लाइन है। जब वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं तो वो बात करते हैं, कहते हैं, माना तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ, माना मैं तेरे दीद के काबिल नहीं हूँ, तो मेरा शौक दे, तो मेरा इंतजाम। कहना ये है कि पार्लियामेंट में एक डिबेट चल रही थी। उस समय हमारे प्राइम मिनिस्टर एक मनमोहन सिंह थे, उनकी अपोजिशन में सुषमा स्वराज, वो भी हमारे बीच में नहीं रही। कुछ सवाल और जवाब होते हैं, तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में सुषमा स्वराज को ये कहते हैं, माना तेरी जिद के काबिल नहीं हूँ, मेरा शौक दे तो मेरा इंतजार। ये कहते हैं, शायरी में बहुत ताकत होती है। आप बड़ी से बड़ी चीज़ें, बहुत से कठिन चीज़ें आसान लहजे में कह जाते हैं और सामने वाले को समझने में आसानी और बुरा भी नहीं लगता है। मनमोहन सिंह के बारे में कुछ अच्छी चीज़ें ही नहीं, बल्कि बहुत ढेर सारी चीज़ें अच्छी हैं। कुछ लोग उनके क्रिटिसिज्म कहते हैं, जैसे प्रेजेंट टाइम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, ने कहा था कि रोन रैन कोट प्राइम मिनिस्टर, कहते हैं वो नहाते थे जब, तो शावर में वो रैन कोट पहन के नहाते थे। क्रिटिसिज्म वो अलग चीज है, लेकिन जब व्यक्ति का व्यक्तिगत बात की जाए तो मनमोहन सिंह का तुलना अगर किसी से किया जाए आज के ज़माने में तो पॉसिबल नहीं है। 92 ईयर ओल्ड, 92 साल की एज में उनकी डेथ होती है। और बहुत से हेडलाइंस न्यूज़पेपर में आ रहे हैं, और सभी लोग, आप ऐसा कोई नहीं है जो आपके कांटेक्ट में होगा दो चार को छोड़ के, जो कि आपके वो अपने स्टेटस में जो है कि इनका जिक्र ना किया हो। आज हम बात करेंगे मनमोहन सिंह के बारे में, उस चीज को लेकर के जो आप शायद नहीं जानेंगे, नहीं जानते होंगे और आज जानेंगे। शुरुआत के लिए अगर हम मनमोहन सिंह की बात करें, तो मनमोहन सिंह कहते हैं कि देखने में छोटे लगे, घाव कर गंभीर, हाइट में छोटे, लेकिन नॉलेज की बात किया जाए तो डॉक्टर मनमोहन एज ए इकोनॉमिस्ट, एज ए प्राइम मिनिस्टर, एज ए फाइनेंस मिनिस्टर, वीपी नरसिम्हा राव के समय उनकी वित्त मंत्री भी रहे हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी भी रहे, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, whatsoever you can say about the Manmohan Singh, all of this thing would be fit on the Dr. Shah। 2004 से लेके 2014 तक एज ए प्राइम मिनिस्टर, मतलब कंटिन्यूअस 2 बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया। और उस दरमियान में काम किया इन्होंने कि जब उनकी पार्टी मेजोरिटी में नहीं थी, वो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जो मिनोरिटी से बिलोंग करते हैं, अल्पसंख्यक से होते हैं, सिख समुदाय से, कम्युनिटी से। इतिहास में हमेशा उनको याद रखा जाएगा, और उनके कामों के लिए, उनकी बहादुरी के लिए। जब आपके पास बहुमत ना हो और सरकार आप कंटिन्यूअस 10 साल तक, 5-5 साल को कंटिन्यू ना हो, उसमें चला पाना बहुत बहुत कठिन चीज है। 2004 से लेके 2009, 2009 से लेके 2014 के बीच में 2 सरकार एनडीए यूपीए की बनती है, उनमें जब प्राइम मिनिस्टर का काम।
केवल इन्होंने काम ही नहीं किया एज ए प्राइम मिनिस्टर, बट वर्ल्ड की सबसे इंपॉर्टेंट थीम, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसकी जरूरत थी उस चीज को उन्होंने इम्प्लीमेंट किया, और आज अपने आप में वो चीजें पूरी दुनिया में लोहा मानती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बात करूं, एमजी नरेगा की बात, फॉरेस्ट राइट एक्ट की बात, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009-10, राइट टू नेशनल सिक्योरिटी फूड एक्ट 2013, लोकपाल बिल, ये ऐसी चीजें कुछ इन्होंने अपने उस अल्पसंख्यक मिनोरिटी सरकार में पास किया। तो कोई साधारण चीज नहीं। मनरेगा के बारे में बोला जाता है कि केवल इंडिया ही नहीं, इंडियंस ही नहीं, पूरे विश्व के लोग इसकी तारीफ करते हैं, मनमोहन सिंह। आइए आज हम बात इनकी जन्म से लेकर के इनकी मृत्यु तक की यात्रा करेंगे और उनके बारे में हम बताएंगे। उनके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी के रहे हैं। जब वीपी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट बनती है तो उसमें एज वित्त मंत्री के रूप में काम करते हैं, तो उसी दरमियान जो है कि ये अपने आप को इंडिया की पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने और इंडिया की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए जो कदम उठाया था, हम सभी लोग जानते हैं, जिसको कहते हैं एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में आता है ये, और उस समय वीपी नरसिम्हा राव एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में होते हैं। और उस समय की जो सरकारें थी, कई पॉलिटिकल पार्टी आइडियोलॉजी डिफरेंट डिफरेंट मिल करके ये काम किया इन्होंने। और उस समय अगर एलपीजी लाना कोई साधारण काम नहीं था, फिर भी वो मनमोहन और विपिन नरसिम्हा राव ही थे कि जो ये बड़े काम कर सकते। तो कहा जाता है विपिन नरसिम्हा राव सर के बारे में कि वो ऊपर से कांग्रेसी और अंदर से बीजेपी वाले थे, इसलिए जो भी कदम इन्होंने उठाया और उस दरमियान विपिन नरसिम्हा राव का कोई विरोध नहीं किया, और उन्हीं को आगे करके मनमोहन सिंह ने कहा कि इंडिया की इकोनॉमी को अब ओपन इकोनॉमिक में कन्वर्ट किया जाए, पूरे विश्व से विश्व इकोनॉमिक को कनेक्ट किया जाए, और उसका आज बेनिफिट हम सभी की आंखों के सामने है। पीजी के बारे में अगर आप आगे जाएंगे तो पढ़ेंगे, हमने कई बार पढ़ाया भी है। खैर वहां पे ये चीजें हम नहीं पढ़ने वाले, यहाँ पे हम डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में। यहाँ पे एक फोटो देखेगी आपको डॉक्टर मनमोहन सर के साथ, ये है रघुराम राजन। ये भी अपने आप में एक गद्दावर इकोनॉमिस्ट हैं, आरबीआई के गवर्नर भी रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टेड जो है कि में जो कि उन्होंने अपना रोल प्ले किया। ये कहते हैं मनमोहन सिंह द पाथ्स अवे द लाइफ अपडेट फॉर्मर प्राइम मोर रिमेन टू बी द ब्रॉड एआईसीसी हेडक्वार्टर टुमारो लास्ट ईयर की बातें नियर द राजघाट। लेकिन यहाँ पे राघुराम राजन राइट करते हैं कि कहते हैं कि हैड की एम्बिशियस विजन ऑफ द व्हाट ई लिबरल इंडिया कुड बी एंड फाइंड सेंस ऑफ व्हाट इज द पॉलिटिकली पॉसिबल। आ जाता है मनमोहन सिंह बहुत ही इंडिया की इकोनॉमी को लेके ऑप्टिमिस्टिक एम्बिशियस, बहुत ही आशावान थे। यहाँ पे अब हम बात करने वाले हैं मनमोहन सिंह की एक एक चीज के बारे में हम बात करेंगे, बड़े गौर से सुनेंगे, देखेंगे, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये लेक्चर आपका काम करेगा। और दूसरी चीज आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काम करेगा। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ होती है, इंडिया इंडिपेंडेंस से पहले होती है, जिसको कहते हैं 26 सितंबर 1932, और डेथ होती 26 दिसंबर। देखिए क्या संयोग है, 26 ही है, सितंबर है, और 2024 में। ये एक तरह के इंडिया पॉलिटिशियन, इकोनॉमिस्ट, एकेडमिक, ब्यूरोक्रेट्स रहे। सर्व आज ये 13 मतलब 13वें नंबर के जो है कि एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये काम करते हैं 2004 से 2014 के बीच में। और ये इंडिया के सबसे चौथे ऐसे प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो ये लॉन्गेस्ट टाइम तक एज ए प्राइम मिनिस्टर के रूप में ये काम करते हैं। और इनसे पहले जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी,
नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैं, ये लोग जो कि दूसरी। फर्स्ट सिख ऐसे प्राइम मिनिस्टर, मैंने पहले ही बात किया, एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो मिनॉरिटी कम्युनिटी से आते हैं। आप सभी लोग अगर रील्स चलाते होंगे सोशल मीडिया, तो उसमें एक डॉक्टर लालू प्रसाद यादव की एक कोट आता है कि कहते हैं कि कौन चाहता है कि मिनॉरिटी लोग प्राइम मिनिस्टर बने। मिनॉरिटी सिख हमारे कंट्री में मिनॉरिटी के वो जो है कि प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम थे। He was also the first prime minister since Nehru to be re-elected after the completing the full 5 year। इंदिरा गांधी 2 बार बनी, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं बनी उन्होंने। लेकिन मनमोहन सिंह यहाँ 2004 से लेकर 2019, 2019 से लेकर 2014 तक बने इन्होंने। क्या बात है, इनकी जन्म जो होता है गाह, GAH, गाह आज के पाकिस्तान में पड़ता है। लेकिन जब इंडिया इंडिपेंडेंस होता है तो इनकी फैमिली माइग्रेट होकर के इंडिया चली आती है 1947। इसके बाद ऑक्सफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी, लाहौर, फिर उसके बाद डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में एडुकेशन लिया इन्होंने। पहली बार वो जो है कि आज ये एडवाइजर के रूप में काम किया मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, क्योंकि इकोनॉमिस्ट थे वो। और ड्यूरिंग 1978 सिंह सर्व एज ए पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सच ए चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी बने, गवर्नर ऑफ द RBI भी बने इन्होंने। फिर उसके बाद हेड ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब समझिए, इंडिया के सबसे जो इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक पोस्ट हैं, वहाँ पे ये एज ए मेजर हेड के रूप में काम किया। जैसे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बनना कोई छोटी काम नहीं है। 1972 से लेकर के 76 इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर के रूप में होती हैं। इसके बाद ये बनते हैं आपके RBI के गवर्नर भी बनते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 82 से लेकर 85 तक बनते हैं राजीव गांधी के टेन्योर, इंदिरा गांधी के टेन्योर में। और इसके बाद ये हेड बनते हैं प्लानिंग कमीशन। हम सभी लोग जानते हैं प्लानिंग कमीशन 1952 में इस्टेब्लिश 50 में किया गया, और इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया 2015 में, जब नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया उसे लेकर के। जब 1991 में इंडिया आज ये फाइनेंशियल क्राइसिस को सर्व कर रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस थी, और न्यूली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर VP नरसिम्हा राव इंडक्ट द पॉलिटिशियन और द हेड द कैबिनेट आज ए फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में उन्होंने कहा कि सर आप आइए। लेकिन जब इनको बुलाया गया था, मैंने कहीं इंटरव्यू में पढ़ा था कि जब इनको बुलाया गया था आप आज प्राइम मिनिस्टर के रूप में आए, कि काम सॉरी फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में कहा, तो ये रेडी नहीं थे फिर भी, लेकिन आए, उन्होंने काम किया, क्योंकि वो जानते थे विपिन नरसिम्हा राव के साथ हो सकता नहीं पटेल, लेकिन विपिन नरसिम्हा राव पर्सनली जब कहते तो जरूर वो कि इन्वॉल्व होते हैं। Despite a strong opposition in the carry out the several structural reform in the liberalization in the Indian economy, he also measured the successful the art in the crisis enhancing the single reputation. बहुत से विरोध हुए, बहुत सी अ, विरोधी इनके सामने, तो उसके बावजूद भी उन्होंने इकोनॉमिक क्राइसिस के समय LPG लिबरलाइज इंडियन इकोनॉमी को ओपन करने के लिए कदम किया। और वो एक समय के बाद जो है कि मनमोहन सिंह के लिए ये अमृत का। अगर और भी हम बात करें इनके लिए लेकर के डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, तो UPA के लिए 2004 से लेकर के 2009, फिर 2009 से लेकर के 2014 तक जब प्राइम मिनिस्टर के रूप में इन्होंने काम किया। बहुत से ब्लेम भी होते हैं, बहुत सी चीज़ें होती है, लेकिन उस दरमियान को करते हुए हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, इनकी अचीवमेंट। क्योंकि पहली बार ये को फाउंडर रहे, बने 2009 में ब्रिक्स का बने इंडिया। उसके बाद 2005 में MG नरेगा नरेगा लाया गया। यहाँ पे देखिए नेशनल रूरल हेल्थ, ये तो यूनिक है, हेल्थ मिशन का था। UIDI यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी, रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 आपका 5 था। मतलब अगर हम यहाँ पे गिनाना शुरू कर दे, काउंट करें आपके साथ, कि मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में, तो हम अगर
2004 से लेकर के 2009 और 2009 से लेकर के 2014 तक की बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक एक करके भी कंसिडर करते हैं। देखिए 2005 में नरेगा नरेगा लाया गया। फिर 2005 में ही राइट टू इंफॉर्मेशन लाया गया। 2006 में फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया बेटा। फिर 2009 और 10 में राइट टू एजुकेशन एक्ट लाया गया। फिर उसके बाद 2013 में आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट लाया गया। मैं तो जो भी बात करें बहुत सी। फिर उसके बाद आपका 2007 में पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट लाया गया जो बैंकिंग से रिलेटेड है। ये बहुत सी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। वो मैक्सिमम टाइम एज ए हाउस आते थे आपके राज्यसभा से पहले वो असम, फिर उसके बाद राजस्थान से 2019 14 से लेके, लेकिन 2000 से पहले बिलोंग करते थे। तो ये बेसिक चीज़ें उनकी पर्सनल। अगर हम लाइफ की बात करते हैं तो कुछ चीज़ें हैं जैसे उनकी 3 बेटियां, फिर उनके जो सन लॉ थे, दामाद जिनको बोलते हैं, वो एज आईपीएस के रूप में आईपीएस हैं। आईपीएस के बाद आप किसी और इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जिस हिसाब से मुझे लगा कि आपके बारे में बात करनी चाहिए, मैंने किया। यहाँ पे और चीज़ बता देते हैं कि वो 2004 से लेकर के 2014 तक के बीच में कितने प्रेसिडेंट चेंज हुए। जब वो बने तो एपीजे अब्दुल कलाम थे, फिर प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी थे। वाइस प्रेसिडेंट बीरोन सिंह थे, फिर शेखावत थे, मोहम्मद हमीद थे, अहमद हमीद अंसारी थे। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के रूप में अटल जी को हटाया उन्होंने, और इनको नरेंद्र मोदी जी ने हटाया। और दूसरी चीज़ ये है 10th लीडर ऑफ द अपोजिशन और 10वें लीडर ऑफ अपोजिशन रहे एज ए राज्यसभा के रूप में, सभा में इनको बनाया गया। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जिसको मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। अगर कोई डाउट होगा, कोई भी अगर मैंने डाटा फैक्चुअल चीज़ मैच होंगी तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उसको ज़रूर करेक्ट करूँगा। और पहले आप एक बार चेक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर डिस्कशन। हैव ए